Beta, good afternoon. You say good evening actually. Good evening to all dear students. Hope you will be fine. शुरुआत करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7th क्लास पॉलिटी एंड यूनिट थर्ड चैप्टर 1। यूनिट थर्ड का चैप्टर 1 जो कहता है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, यानी लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। मेरे ख्याल से इस पर थोड़ा सा स्पीच हमने दिया था, पर चलिए अब शुरुआत कर देते हैं। गौर से सुनना है। ये क्या है? लिसन फर्स्ट ऑफ ऑल, एक शब्द हुआ जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, यानी जेंडर मतलब लिंग, तो लिंग समानता। और एक होता है जेंडर अवेयरनेस, यानी लिंग बोध। यानी एक बच्चा होता है तो व्यवहार के तौर पे फिजिकली मेल और फीमेल क्लियर है, पर बच्चे के तौर पे उसे कुछ नहीं मालूम है कि हमें क्या बिहेव करना है और हमें क्या बिहेव नहीं करना है। अगर हम उसे टोटली फ्री छोड़ दे, दोनों वाइल्ड तरीके से नेचुरल वे में डेवलप होंगे, नेचुरल वे में। लेकिन हमने सदियों से उस नेचर के खिलाफ कहिए या नेचर को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके हमने स्त्रियों से जुड़े एक पर्टिकुलर विचारधारा बनाए और पुरुषों से जुड़े विचारधारा। और जो नेचर में हमें सहूलियत महसूस हुआ, ये फीमेल के लिए फिट है और ये मेल के लिए फिट है, कौन सा कार्य, कौन से विचार, किस चीज की पढ़ाई, किस तरह का जगह किसके लिए फिट है, हम नेचर में हुए और हमें जो कंफर्ट लगा, जो ठीक लगा अपने परिवार के लिए, कम्युनिटी के लिए, उस तरह से हमने स्त्रियों के रोल अलग कर दिए और पुरुषों के रोल अलग कर दिए। और उस विचारधारा के आधार पर आने वाले सक्सेसर, आने वाले संतान को हम उस तरह से विचारधाराओं में मॉडिफाइड करते रहे। और उस पैटर्न पर हमने उसको कह दिया, ये लड़का है, ये करेगा, ये नहीं करेगा, ऐसे जिएगा, ऐसे हंसेगा, ऐसे बोलेगा, ऐसे करेगा, रोएगा नहीं, हिम्मत नहीं हारेगा, डैश डैश डैश। ये लड़की है, उसका ड्रेस अलग कर दिया, पहचान अलग कर दी, शादी के बाद के चिन्ह अलग कर दिए, और फिर उसे कह दिया जोर से बोलना नहीं, जोर से ठाके हंसना नहीं, चाहे कितनी भी हंसी आए, जोर से हंसना नहीं। समझ में आ रही है हमारी बात? नेचर जो था दोनों का, नेचर इक्वली दोनों को पाल रहा था, बस फिजिकल लेवल पर वो थोड़ा सा अलग है। थोड़ा क्या, बहुत अलग है। मेंटल लेवल पर भी थोड़ा बहुत अलग है, मानेंगे हम। लेकिन ओवरऑल जो वर्क है उस पर दोनों अलग नहीं है। हाँ, कार्य विशेष को करने में कुछ में किसी को कठिनाइयां हो सकती है। साइकिल चलाने में हो सकती है लड़की को कठिनाइयां हो, लड़कों को नहीं। कार ड्राइविंग में लड़की को सुविधा हो। छोटे बच्चों को अंडरस्टैंड करते उसे पढ़ाने की कला फीमेल में ज्यादा होगी, क्योंकि बच्चों को संभालने में धैर्य की आवश्यकता होती है, और धैर्य हमारे पुरुष से ज्यादा स्त्रियों में होता है। छोटे छोटे कामों को बहुत अच्छे ढंग से संचालित करने का विषय स्त्रियों का है, पुरुष बड़ा काम कर लेंगे, यह हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि दोनों में स्त्री और पुरुष के गुण हैं, नेचर ने दिया है। गौतम बुद्ध को देखिए, जैसे ही स्त्रैण गुण आया, महात्मा बुद्ध हो गए। तीन चीज कहने का मतलब, दो स्थितियां, एक पॉजिटिव थिंकिंग और एक नेगेटिव थिंकिंग। क्योंकि हम एक परिवार है तो हमें यह सोच होता है कि हमें अपने परिवार के जो स्त्री हैं उनको कंफर्ट जोन में रखें, वाइल्ड जोन में नहीं जाने दें, कंफर्ट जोन। तो इसलिए उनको हमने कहता है टीचिंग करना, सीटेट कर लेना, टीचिंग कर लेना, नर्स का जॉब आपके लिए ठीक है, बैंकिंग का जॉब आपके लिए ठीक है, नहीं ना, रिसेप्शन पर ठीक नहीं है, पुलिस जॉब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, मिलिट्री में नहीं जाना, मीडिया में बहुत एक्सप्लॉयटेशन एंड सो मेनी। कौन करता है ये एक्सप्लॉयटेशन? वी द मेल, हम ही करते। हमने, हमारे लिए विशाखा एक्ट आया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया, हम ही को कंट्रोल करने के लिए, हमको, पुरुष को। रियलिटी है। तो देखा बेटा, हम जानते हैं कि हमारा नेचर कैसा होता जा रहा है, कैसा कर रहे हैं और कैसे हम खुद बन रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम परिवार पे आते हैं तो उसको सेव करते हैं। जबकि वाइल्डली दोनों हैं नेचर में,
पर नेचर को हम अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक समस्या आती है, नो डाउट। कुल मिलाकर के हम बात ये करें कि यहाँ से समझने समझे, तभी सिमोन दी बुआ, जो बहुत बड़ी फ्रांस की राइटर थी जिनका नाम सिमोन दी बुआ है, उन्होंने एक बड़ी मोटी किताब लिखी सेकंड सेक्स, जिसमें फीमेल को सेकंड सेक्स, मेल को फर्स्ट सेक्स कहा गया। और कहा गया है, और बहुत सारी चीज़ें फिजिकल लेवल पे चेंजेस और उसके जो एटीट्यूड्स मर्द के होते हैं वो चीज़ों को, और कैसे उन्होंने क्लियर कहा कि औरतें पैदा नहीं होती, औरतें बनाई जाती हैं। यानी उसको हम मेंटली इस तरह से शेप कर देते हैं मेंटल में कि तुम स्त्री हो, मुझसे जुबान लड़ाओगी, मर्दों से ऐसी बात की जाती है। ढेर सारी चीजें हैं, हम आप सब समझ। चलिए, 7th क्लास में बच्चों के हिसाब से क्या समझाने का प्रयास किया है उसका थीम हमने आपको बता दिया। अब जस्ट सुनिए। लिंग बोध, जेंडर की हमारी समझ हमारे अपने परिवार और समाज से ही बनती है। बिल्कुल सही, जेंडर की समझ हमें घर से ही होती है। मैं 4 भाई 5 बहन हूं और मैं बेहतर समझ सकता हूं जेंडर की समझ, ठीक है ना? तो ये ध्यान में रखना है। अगले आइए, बहुत सी असमानताएं, ठीक है, स्त्री और पुरुष के बीच में शक्ति संबंधों को समझने में सहायता देती है। बहुत सारी समानताएं शक्ति संबंधों को समझने में सहायता देती है। अब सवाल है, जब हम किसी के काम को वर्क को हम इज्जत नहीं देते, रेस्पेक्ट नहीं देते, तो फिर ऑलरेडी उसकी वैल्यू भी नहीं देते, इकोनॉमिक वैल्यू भी नहीं देते, तो ये गलत होता है। अब आइए चैप्टर में, अभी तक हम बता रहे थे जो टीचर्स के लिए कहा गया है। चैप्टर में क्या है? लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होने का क्या मतलब है? अभी हमने बताया ना कि बचपन से ही हम उसे पालने लगते हैं। उसके खिलौने अलग, लड़कों के खिलौने अलग, लड़कियों के अलग, उनकी मानसिकता अलग तरह से गढ़ना शुरू कर देते हैं, इनको अलग तरह से गढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें। इनको पर्दे में रखते हैं, उनको बेपर्दा करते हैं। कुछ भी बुरा घटता है तो हम लड़कियों को कोसते हैं, डांटते, तुमने ऐसा क्यों किया, ये तो खुले सांड है, तुम्हें तो संभल के रहना है। गार्जियन भी कहने आ जाता है, भैया मर्द तो खुला सांड होता है, स्त्रियों को ही खूंटे में बांधो, गाय होती है। बताइए, मुलायम सिंह कहते हैं बच्चे हैं गलतियां हो जाती है। मुलायम सिंह, बच्चे हैं गलतियां हो जाती है। कमाल है, जब मेरी बेटी के साथ होगा तब समझ में आएगा, गलतियां हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है, मायने रखते हैं। तो स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती हैं? ठीक है, असमानताएं उभरनी नहीं चाहिए, पर उभरती हैं कैसे? अब जानते हैं, स्त्री जो है एक गली में जाती है, इन द सेंस ऑफ दैट, यहाँ पे जो दिखाया है कि स्कूल से गली के रास्ते छोटा रास्ता, बहुत शॉर्टकट रास्ता तय करती हैं। किस लिए? कि जल्दी घर पहुंचे। नहीं तो क्यों, रास्ते में उन्हें बहुत सारे कमेंट सुनने पड़ेंगे, कितनों की आंखें उसे तरेर रही होगी। थोड़ी सी बड़ी नहीं हुई कि बस उसे ये महसूस करना पड़ता है कि कोई हमें तरेर रहा है, निगाहें उसकी अच्छी नहीं है, फप्तियां कस रहा है, सिर झुका के आना पड़ता है। और फिर अगर भाई को कहे भी, गार्जियन को कहे भी, तो अगर लड़ाई हो गई तो फिर कल से वो नौजवान जिसका कि लक्षण कर्म ही बेकार है, कल फिर लड़ाई करेगा तो वो भी सोचती क्यों फैमिली लड़े, बाधा हो, झगड़े हो, झंझट हो, तो सहम के बर्दाश्त करके निकल लेती है। दिस इज द रियलिटी। तो ये सब हम आपको पढ़ाए थे कि समोआ में 1990 1920 के दशक में क्या होता था, और फिर हमने बताया था मध्य प्रदेश में जो है क्या होता था। यहां तक आए थे। अब आइए आगे। मेरी मां काम नहीं करती, कहने का मतलब है कुछ कार्टून्स के द्वारा दिखाया गया है कि देखिए किस तरह से कार्टून में दिखाया गया है कि 2 बच्चे आपस में कह रहे हैं कि पिकनिक चलो मेरी माँ, क्योंकि हरजीत आंटी तो अक्सर जाती हैं, हरप्रीत आंटी, तो हरप्रीत है जसप्रीत, हरप्रीत आंटी अक्सर जाती है पिकनिक में बच्चों के साथ, आप भी चलिए, उनको तो कोई काम नहीं है इसलिए चल जाती हैं। तो कहा कि चलो, पूछते हैं उनको काम है कि नहीं। तो वो डोमेस्टिक लेडी है, डोमेस्टिक लेडी का हजारों काम होते हैं पूरे दिन में, छोटे छोटे, लेकिन जब तक वो रुपए कमा के ना लाए, उसके काम को वैल्यू ना दे, तो वो काम ही नहीं दिखाई देता। बात सही है। देखा जाए, जिसमें पैसे लगते हैं तो उसकी कीमत समझ में आती है, जिसमें पैसे नहीं लगते कीमत नहीं। और हमारी पत्नी, बहन, बेटी, माँ जो है दिन भर काम करती है,
रियल मानिए, अगर उनके काम जो घरेलू हैं, जिसको एक तो हम वैल्यू नहीं देते, और वैल्यू नहीं देते तो उसको इकोनॉमिकली जो है हम इसे कंपेयर नहीं करते। अगर हम 24 घंटे का देखते हैं और 24 घंटे में 20 घंटे तो काम करती हैं, 4 से 5 घंटे मुश्किल से सोती हैं, है 6 घंटे मान लीजिए, 18 घंटे तो काम करती हैं। तो जो शख्स 18 घंटे ऑन ड्यूटी है, 18 घंटे के हिसाब से 1 घंटे के लिए काम वाली आती है और वो 800 से 1000 रुपये लेके जाती है मिनिमम। 1500 भी है, 2000 भी है, अलग अलग एरिया में 1000 रुपये ले जाती है। 18 घंटे का काम नहीं तो कम से कम 12 घंटे का काम तो घर में होता है, छोटा मोटा सारा, यानी 12,000 रुपये का तो मिनिमम काम करती है। पर क्या वो रिस्पेक्ट है काम के प्रति? वो सफाई होगी काम के प्रति? नहीं। तो 12,000 तो मिनिमम रुपए का काम करती हैं पर मंथ की, एक सैलरी तो हो गई। लेकिन उस काम में जो प्यार है, जो भाव है, जो अपना परिवार का जीने का अंदाज है, उतने सहन से, सहनशीलता से वो कहाँ? तो नहीं कुछ तो अगर देखा जाए तो मान के चलिए कि एक सैलरी के बराबर हमारी स्त्रियां घर में काम करती हैं और हम 5,000 भी घर से बाहर से कमा के आते हैं, 6,000 5,000, रॉब हमारा बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो ये नहीं होना चाहिए। उनके घरेलू काम को जैसे इकोनॉमिकली करे तो ये। अब मैं बताऊं, लाइफ इंश्योरेंस में जो पॉलिसीज होती है जिसमें कि अगर आप एक्सीडेंट होते हैं और आप बीमार होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो उसका अगर आप कमाई करते हैं तो उसका पर डे का 1,000 रुपीज़ 500 रुपीज़ आपको चार्ज देगा जब तक हॉस्पिटल में। बेड पे भी है तो उसका भी देगा, लेकिन स्त्रियों का नहीं दिया। फाइनली स्त्रियों का भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब LIC में कह दिया कि डोमेस्टिक जो वर्क है उसका भी इकोनॉमिक वैल्यू लगा करके उसके हर्जाने भी, अगर स्त्री भी एक्सीडेंट होता है, प्लास्टर चढ़ जाता है, बेड पे बैठी रहती है, काम नहीं होता, उसके लिए मेड को लाना पड़ता है, तो देना है। ये आ गया है। अब आइए, तो इसी में है कि जसप्रीत के, हरप्रीत के जो हस्बैंड है, एक ही दिन में पसीना छूट जाता है कि कैसे ये काम होगा। तो ये मायने रखता है, कैसे देखभाल करेंगे। तो ये चीज़ें जो कहानी हम बता चुके हैं। अब आ जाइए घर पर कार्य करने वालों का जीवन। यहाँ जो दिखाया है घर पे काम करने वालों का जीवन। मिलानी नाम की एक मेड है। ये मिलानी जो है झारखंड वगैरह से रिलेटेड है और ये यहाँ पर दिल्ली में कहीं काम करती है। काम करती है जिस घरेलू महिला के यहाँ उसके 3 मंजिल इमारत है और ये वहाँ बहुत दिनों से काम करते हैं। 3 लेडी काम करती है। तीनों को खाना पीना रहना वहीं पे होता है। घर में वो लोग चप्पल नहीं पहन सकते। सर्दी के समय में भी फर्श इतना ठंडा होता है मार्बल का, उसमें पाँव सिकुड़ जाते हैं, ठिठुर जाते हैं, इसके बावजूद भी चप्पल नहीं पहन सकते। इन लोगों को दिन में खाने में सिर्फ 2 रोटी चाय इस तरह से दी जाती है। रात के खाने में भी 2 रोटी का हिसाब है, लेकिन ये लोग जैसे तैसे एक एक रोटी एक्स्ट्रा खा लेते हैं। तो उनकी जो अपनी तकलीफ है वो बयान किया गया है कि इंसान तो इंसान है नहीं। तो ये चीज़ें हैं। तो अमीर परिवार में 3 मंजिले मकान में ये रहती है और मकान मालकिन हमेशा चिल्लाती है। तो ये दिखाता है डिग्निटी के ऊपर कि डिग्निटी क्या है। ठीक है ना। अब आइए हम देखते हैं स्त्रियां जो है दिन भर, देखो पूरे दिन काम कर रही है, फिर भी तनख्वाह कोई खास नहीं, खाना पीना भी ढंग का नहीं। उसी तरह से दिखाया कि गांव घर में जो लड़कियां होती हैं 3-3 4-4 किलोमीटर से, जो पिछड़े एरिया के गांव हैं, दूर से पानी ढोकर लाती हैं हर दिन पीने का पानी। जंगलों से लकड़ियां इकट्ठा कर कर लाती है जलावन के। हम तो अपने गांव में भी देखते हैं कि हमारा जो गांव है उसके आसपास 3-4 हमारे मुसलमान भाइयों की बस्ती है और मुसलमान में बहुत गरीब लोग हैं, हिंदुओं में भी गरीब हैं, पर जो हमारा कंसर्न है स्टोरी का, तो मुसलमान लोग बहुत गरीब, पुरखोपट्टी, बांकीपुर और भी गांव के, जीवर गांव के, तो उन लोग चूल्हे में जलाने के लिए जो आम के बगीचे के पत्ते गिरते हैं ना, तो सूख जाते हैं, वो पत्ते को इकट्ठा करती है और पुराना साड़ी वगैरह में या चादर बेडशीट में उसको बांध के छींटे में डाल के लेके जाती है। उससे उनका चूल्हा जलता है। और जब पतझड़ के समय में ज़्यादा पत्ता गिरता है तो लाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करती हैं और उसे इकट्ठा करके घर पे इकट्ठा करती हैं कि बारिश के दिनों में इसी से काम आएगा। तो पत्ते उठाने के लिए 3 से 4 घंटे, मैं देखता हूँ ना, वो लोग सुबह 8
8 बजे, 6 बजे, 5 बजे चली जाती हैं सुबह सुबह, और 10 बजे तक वो सारे पत्ते इकट्ठे करके लौट जाते हैं। मैंने देखा, और मैंने एक्सप्लॉइटेशन देखा है कई लोगों का। अब किसी जनाब का बगीचा है, तो बगीचे में, हमारे गांव में ऐसे कुछ उचक्के टाइप के लड़के लोग, बगीचा उसका, उसके बगीचे में लेडीज़ आ गए, सब लड़कियां होती थी या शादीशुदा आ जाती थी, तो उसको अश्लील बातें करता, अश्लील भाषा करता, अश्लील हरकत करता, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता कि मेरे बगीचे से अगर पत्ते लेके जा रही हो तो डैश डैश डैश। दिस इज द रियलिटी। मैं छोटा था पर अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है, ये चीज़ें थी। तो मैं समझ सकता हूँ इस बात को। आज भी हमारी स्त्रियां जो हैं दूर दराज से लेके आती हैं, कभी अजगर सांप का शिकार हो जाती है, कभी तेंदुआ खा जाता है, कभी घायल हो जाती है, और कभी इन्हीं में से एक औरत माँ दुर्गे का शक्ल लेती है और अपनी ही खुड़की से जो है तेंदुओं का हालत बिगाड़ देती है, मार देती है। ये चीज़ें हैं। अब आइए, अब देखा गया महिलाओं का काम और समानता। रियल में देखा जाए तो मैं अपने घर में भी अक्सर कहता रहता हूँ कि सारा काम देखा जाए, पुरुष 8 घंटे की ड्यूटी और 2 घंटा आना जाना, 12 घंटे काम कर ले, या 9 घंटे या 12 घंटे ओवर टाइम, 12 घंटे, पर हमारी स्त्रियां 18 घंटे तो ऑन ड्यूटी रहती हैं। एंड इफ यू डोंट माइंड, जब वो सो रही भी होती हैं तो ऑन ड्यूटी होती हैं। इसमें हमारे 2 संदर्भ हैं। एक तो ये कि अगर दिन रात में सोए हैं, अगर पानी भी पीना है, जरा उठना, पानी देना। ये भी मैंने देखा है, उसकी नींद कभी पूरी नहीं होती, कच्ची होती। और बेड रिलेशन बाय फोर्सली समटाइम्स, ऐसे हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसको मैं सॉल्व करता हूं। ये भी तो वही मैं कह रहा हूं कि हमारी स्त्रियां 24 आवर्स ऑन ड्यूटी रहती हैं। समझने की बात है। चलिए अब आ गई महिलाओं का काम और समानता का संदर्भ। अगर देखें हम, तो हमें ये दिखता है यहाँ पर बेटा कि महिलाओं के घरेलू और देखभाल के जितने भी काम हैं कम महत्व के होते हैं, उसको इकोनॉमिकली कंसर्न नहीं किया जाता, इसलिए उसकी वैल्यू नहीं देते, तो वो असमान सा दिखता है। जबकि वही महिलाएं घर के 12,000 के किए गए काम को छोड़ करके सुबह जाएं और शाम को 5 से 6,000 रुपये कमा के लाएं, तो वो वैल्यूएबल हो जाती हैं। बात समझाई? वो वैल्यूएबल हो जाता है। तो हकीकत है ये। यही वजह है कि हमारी स्त्रियां आज घर से निकलना चाहती हैं, बाहर जाना चाहती हैं, पुरुष के साथ कंधे से कंधा ही नहीं मिलाना चाहती, वो पुरुष से भी अब आगे निकलना चाहती हैं और अपने अस्तित्व, अपने एग्जिस्टेंस, अपने मान सम्मान, गरिमा को ध्यान में रखते हुए अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए 2 पहचान जोड़ लेती हैं। एक घरेलू उनकी पहचान है और एक प्रोफेशनल पहचान है। आज हमारी महिलाएं दोनों मोर्चों पर बिल्कुल खड़ी उतर रही हैं। अब अगले पॉइंट पर आइए। यहाँ पर देखिए बड़े अच्छे से एक कविता है जो आपके बिहार से रिलेट करता है, बंगाल से रिलेट करता है, और एक जो है बंगाल का ही पोस्टर है जिसमें देखिए कि महिलाएं जो हैं, एक हाथ में उसके पानी है, दूसरे में कपड़ा है, एक में कागज कलम है, एक में मटका है, झाड़ू है, किचन का सामान है, फिर एक हाथ में प्यार मोहब्बत को दिखाता है, एक हाथ में जो है अन्य चीज़ों को दिखाता है, बच्चे हैं गोद में दूध पिला रही हैं। हमारी महिलाएं हर तरह का काम कर रही हैं, वो दिखा रहा है बिल्कुल। तभी कहते हैं नारी तू नारायणी, विष्णु के रूप के तहत 10 हाथ हैं माँ दुर्गा के तहत इनके। सुबह सुबह अगर देखना हो तो सुबह के 3-4 घंटे देखिए माँ दुर्गा को, रोज आपको दिखने को मिल जाएगा। आप देख ही रहे हैं ना, इधर वॉशिंग मशीन चल रहा है, इधर माइक्रो ओवन, इधर कुकर पे खाना पक रहा है, तो इधर जो है ग्राइंडर मिक्सी चल रहा है, इधर मक्खन बिलोया जा रहा है, तो इधर कुछ और किया जा रहा है, इधर बच्चे को तैयार किया जा रहा है, नहलाया जा रहा है, नाश्ता पैक किया जा रहा है, दूल्हे का मौजा ढूंढ के दिया जा रहा है, रुमाल कहाँ दिया जा रहा है, चाबी तक कार और बाइक की दी जा रही है कि ये चाबी लीजिए, ये कार लीजिए। उसका बहुत सारे ढेर सारे आशीर्वाद के साथ बच्चे को विदा करती है स्कूल के लिए या खुद छोड़ के आती है, और जब दूल्हा निकलने को होता है तो चेहरे पर एक मुस्कान लिए दरवाजे पर खड़ी होती है लक्ष्मी की तरह, और ये कहती है कि तुम आओगे, मैं इंतज़ार तब भी करूँगी। और इस तरह से आनंद करके अपने पति को, अपने भाई को, बेटे को छोड़ती है, और फिर आने के समय में फिर श्रृंगार वगैरह करके जैसे तैसे जो है वो अपने को प्रेजेंस रखे कि हाँ मैं आपके लिए इंतज़ार कर रही थी। ठीक है, तो कहने का अंदर रिसीव करती है, सी ऑफ करती है हर जगह। ये है हमारी नारायणी, नारी तू नारायणी, बिल्कुल माँ दुर्गे के 10 अवतारों के तहत, यानी ये चीज़ें हैं। दैट इज़ द वे। अब आइए, यहाँ पर दिया हुआ है अस्मिता क्या होती है। कुछ शब्द है बेटा, अस्मिता। अस्मिता का मतलब होता है बेटा पहचान।
हमारी अस्मिता क्या है, हमारी पहचान क्या है? हम एक मनुष्य हैं। मनुष्य के बाद हम क्या कहेंगे कि हम एक पुरुष हैं। अब ना, पहले तो हम मनुष्य हैं, पहले मनुष्यता तो निभा लेना। तो ये चीज़ है। तो संतान या मनुष्य के लिए ही बहुत सारी चीज़ें लिखी, कहीं ये नहीं लिखा है कि स्त्री ये करेगी पुरुष ये करे। वो तो हमने और आपने जो है सहूलियत के हिसाब से बना लिया। इसमें 50% पॉजिटिव बातें हैं, लेकिन 50% नेगेटिव है। अगर मेरी बेटी मिलिट्री ज्वाइन करना चाहती है, उसको लगता है कि मैं इस तरह से देश की सेवा अच्छी करूँगी, तो करनी चाहिए। किसी को नहीं पसंद तो ना करे। जबरदस्ती हम कोई चीज़ ना थोपे। बेटे के साथ तो जबरदस्ती नहीं करते, तो बेटिया के साथ क्यों? बेटे के लिए गर्लफ्रेंड कोई है तो बड़ा अंदर से खुश होता है, मेरे बेटे का एक गर्लफ्रेंड है। और बेटी जब कहते हैं पापा ये मेरे बॉयफ्रेंड है, तो बड़ी तकलीफ शुरू हो जाती है। समझा? ये जो मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है, कोई बेटी ही है। जब बेटी कहती है तो नहीं। तो ये चीजें हैं। अब है आपका, ठीक है, दोहरा बोझ। दोहरा बोझ, दोहरा मतलब दो, डबल बर्डन। एक तो डोमेस्टिक बर्डन और एक प्रोफेशनल जो है ऑफिस का बर्डन। मैंने कहा ना, आज की महिलाएं घर से निकलती हैं पर्स लेके, और शाम को जो है पॉलीथीन में जो है वो फ्रूट्स भी लाती हैं, वेजिटेबल्स भी लाती हैं। दोहरा, सब कुछ रेडी करके जाएंगे, और आने पर इनके दिमाग में, बस में, स्कूटी में, कार में ये होता है कि जाके ये सब काम करना है। ठीक है ना? और वहीं से कहते ये कर दीजिए, इतना कर देना, उतना कर देना, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। अगला है देखभाल। देखभाल तो समझते हैं केयर अबाउट होता है। फिर है आपका अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब ये है बेटा, जब हम किसी के बातों का कदर ना करें, किसी का मान सम्मान ना रख पाएं, किसी के किए गए कार्यों को सम्मान ना दें, तो उसको अवमूल्यन कहते हैं, डिवैल्यूएशन कहते हैं यहाँ की भाषा। अब आते हैं बेटा, जो 5वां चैप्टर है, औरत ने बदली दुनिया। इस पर हमारी ध्यान देनी है। औरत ने बदली दुनिया। यहां पर हम नहीं पढ़ाए थे, वो सब तो पढ़ाया हुआ था, तो एक ओवरव्यू दे दिया। अब आते हैं, देखिए, बहुत अच्छा चैप्टर है, नो डाउट। लिख देता हूं बेटा। बेटा आपका चैप्टर 5 है, औरत ने बदली दुनिया। जरा समझिए ये क्या है। बेटा दुनिया तो हमेशा औरत ही बदलती है, ये मैं हमेशा मान के चलता हूं। हमारे अंदर के जो आज संस्कार है वो मेरी माँ ने दिए, पिताजी ने दिए, दोनों ने मिलकर दिए। पर जो हमारी मौलिकता है वो हमारे माँ से आई है। माँ का स्वभाव, माँ की सादगी, माँ की शालीनता, माँ का सोच, माँ का धैर्य, जो माँ का सहनशीलता है, वो हम सब में आता है। पर चूंकि स्त्रियां उसको संभाल के रख पाती है, और हम जब बाहर निकलते हैं और बाहर के समाज से टकराते हैं, तो कभी कभी ये शालीनता, ये धैर्य जवाब दे जाता है। लेकिन दुनिया तो औरत ने ही बदली है। सीता ने ही बदल दी और श्रीलंका के लोगों को मुक्ति दिलाई। द्रौपदी ने बदली और सत्य की जीत करवाई। सावित्री ही थी जो सत्यवान के प्राण को दोबारा लौटा कर लाई। कैकेयी थी जो पूरी परिस्थिति को बदल के रख दी। वो महामाया थी जिसने गौतम बुद्ध को जन्म दिया और दुनिया को बदल के रख दी। मेरे कहने का मतलब ये है, स्त्री वो शक्ति है जो समय समय पर दुनिया को बदलती रहती है। बिल्कुल औरत ने ही बदली है दुनिया। मैं इससे पूरा का पूरा इत्तेफाक रखता हूँ, पूरा का पूरा इत्तेफाक, अधूरा नहीं। सच पूछिए, मेरी माँ शुरू से पढ़ाती रही, और पढ़ाने के सिलसिले में, पढ़ने में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। तो आज हम आपके सामने टिक पा रहे हैं, तो मेरी माँ ही है, तो मायने हैं। और जानते हैं, हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है,
ऐसा एक मुहावरा चला है। बिल्कुल, आज हम भी आपके सामने ऑन द टाइम होते हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब का प्रिपरेशन मेरी वाइफ करके रखती है, तो हम आपके सामने होते हैं। तो बिल्कुल वो पर्दे के पीछे काम करती है। जैसे फिल्मों का अंदाज तब बेकार हो जाता है जब फिल्म में कोई गाना ना हो, लेकिन फिल्म के पीछे, पर्दे के पीछे जो पार्श्व गायक हैं, प्लेबैक सिंगर, उनके जब संगीत आ जाते हैं तो खेल बदल जाता है। तो यह संगीत जीवन में स्त्रियां ही लाती हैं, मायने है। हमारे परिवार की वो धुरी है, एक्सेल है, पूरी व्यवस्था की केंद्र है वो, उसके बिना कुछ भी नहीं। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए, तो अब हम देखते हैं जो स्त्रियां हैं कृषि क्षेत्र में 60% फीमेल है और 40% मेल है। एग्रीकल्चर, घर के काम से लेकर के स्त्रियों के पशुपालन और कृषि के काम को जोड़ दे तो हर जगह स्त्रियां हैं। एग्रीकल्चर में 50% प्लस फीमेल है, चाहे लेबर हो या किसानी करती हो। कुटीर उद्योग में 40% फीमेल के हाथ है, जो घर में कॉटेज इंडस्ट्री होता है। कुटीर मतलब घर, छोटा सा घर, कॉटेज, अचार बनाना, मुरब्बा बनाना, बीकानेर पापड़ बनाना। ये जो हम रास्ते पर गोलगप्पे वाले से गोलगप्पे खाते हैं ना बेटा, गोलगप्पे के ये प्यारे प्यारे गोलगप्पे, ये सब घर में उनकी महिलाएं बनाकर रेडी रखती हैं। समझ आए? सुबह 10 बजे से लेकर के 3-4 बजे तक बना देते, तब वो ठेला लेके जाता है। तो कोई फीमेल ही है, ध्यान में रखिए। तो याद रखना है, फीमेल सबसे ज़्यादा काम करती हैं, पुरुष से ज़्यादा काम करती हैं। कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं, कहना स्त्रियों के लिए अवसर बहुत कम है और अपेक्षाएं भी बड़े कठोर हैं। ना हंसोगी, ना बोलोगी, अपने काम से जाओगी, अपने काम से आओगी, नहीं, मतलब उसके जीवन का आनंद हमने सीमित कर रखा है। और अवसर कम, हमने, आज भारत है ना, लेकिन पूरे जीवन देखिए, हमने हर क्षेत्र उसके लिए नहीं खोला है। अभी बहुत सारे सेक्टर्स उनके लिए ओपन होना बाकी है। ये चीज़ है, सहनशील है, विनम्र है स्त्री। अब रूढ़ियों को तोड़ा। अब यहाँ पर एक प्यारी सी झारखंड की बेटी है, ठीक है, जिनका देखते हैं नाम है लक्ष्मी लाकड़ा। उनका बचपन से ये ख्वाब था कि मैं इंजीनियर बनूं, इंजन चलाऊं, रेल चलाऊं। और समय के साथ वो रेलवे में इंजीनियर बनी, लोकोमोटिव में गई, रेलवे की ड्राइवर बनी, पायलट बनी और फर्स्ट क्लास रेल को दोहरा रही है। उसका वो सेटिस्फैक्शन है। सरिता देवी, संतोष यादव, ये सब ऐसे नाम हैं, ठीक है, बछेंद्री पाल, बुला चौधरी, गीता फोगाट, कर्णम मल्लेश्वरी, पीटी उषा, ठीक है, मिताली राज, झूलन गोस्वामी। ये तो मैंने कुछ स्पोर्ट्स की बात की। हर क्षेत्र में वो मौजूद है और अपनी मौजूद का एहसास कराती है और बेहतरी का एहसास भी कराती है। अब आइए, यहाँ पर देखिए एक फैमिली का कार्टून बना है जिसमें जेवियर है और 10वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है और उसमें उसके हिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आए हैं, लेकिन मैथ और इंग्लिश में वीक है, साइंस में वीक है। पिताजी कहते हैं कि तुम्हारा मैथ वीक है, बहुत कम नंबर लाया हो। लेकिन वो कहता है पापा मेरे पसंदीदा सब्जेक्ट हिस्ट्री में अच्छा मार्क्स है, सोशल स्टडीज़ में अच्छे मार्क्स हैं और मुझे तो मैथ पढ़ना नहीं है, तो मैं इसमें अच्छा करूँगा हिस्ट्री में। तो पापा कहते हैं हिस्ट्री में कुछ भी नहीं रखा है, साइंस पढ़ो, इंजीनियर बनो, उसमें बहुत कुछ है, तुमको साइंस दिलाऊंगा। फिर वो कहते हैं नहीं, थोप रहे हैं। सवाल है जिसको जिसमें मन लगे उसी में करने दीजिए। बिथोवन को बिथोवन के काम में लगाने दिया तो इतना बड़ा म्यूजिशियन बना। आइंस्टीन को हिस्ट्री में मन नहीं लगता था, उसे मैथमेटिकल ऑर्डर फिजिक्स में मन लगता, देखिए वो कितना बड़ा साइंटिस्ट बना। तेंदुलकर 10th फेल हो गया पर अपने कैरियर को क्रिकेट में अच्छा लगा, क्रिकेटर बन गया। बेजान दारू वाला जो थे, इंग्लिश के बहुत अच्छे प्रोफेसर थे और उनको प्रोफेशन में पता नहीं मन नहीं लगा, कुछ सालों बाद वो अपने आप को ज्योतिष विद्या में कन्वर्ट करके ज्योतिष विज्ञानी होकर के लोगों का ज्योतिष देखते थे, भाग्य रेखा देखते थे। और अभी 2 महीना पहले डेथ किए हैं।
तो अपनी इच्छा है तो उसका क्या करिएगा, जिसको जिसमें मन लगे करने दीजिए, उसी में वो बेहतर करेगा। तो ये चीज बताया परिवर्तन के लिए सीखना। अब आइए परिवर्तन के लिए सीखने का क्या मतलब है, तो ध्यान देंगे। इफ यू वांट टू बी चेंज इन योर लाइफ, चेंज इन सोसाइटी, देन यू हैव टू बी लर्न। फर्स्टली यू हैव टू बी assumptions are all about what is going on। जिसके बारे में आपको बोलना है पहले उसके बारे में जानेंगे ना, जिसके लिए बोलना है उसको तो जानेंगे ना, उसकी नीड को जानेंगे ना, उसका लर्न करेंगे, तब जाकर के प्रोसेस करेंगे। वही कह रहा है कि अगर परिवर्तन चाहते हैं तो पहले सीखिए। इफ यू वांट टू बी चेंज देन यू हैव टू बी लर्न। वेरी सिंपल। गांधी जी कहते मैं जो काम करना चाहता हूं मैं बोलना नहीं चाहता, पहले मैं कर्म में उतारता हूं, उसके बाद। अर्जुन से सीखिए द्रोणाचार्य, तुमने क्यों नहीं याद किया? तो गुरु जी याद तो कर लिया, रट तो लिया, लेकिन वो आत्मसात नहीं कर पाया, अपने कर्म में, जीवन की पद्धति में नहीं उतार पाया, तो याद करने का क्या? ये चीज है यहां पर दिखाया गया है कि हमारी एक रमाबाई थी, ठीक है, राम सुंदरी देवी उर्फ रमाबाई का अलग है, राम सुंदरी देवी का अलग है। राम सुंदरी देवी 1800 से 1890 रही और पश्चिम बंगाल में पैदा हुई। 60 वर्ष की अवस्था में बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी पुस्तक जो है 1860 में प्रकाशित हुई, ठीक है। और याद रखिएगा उधर रमाबाई थी जो 1858 से 1922 में हुई और अपनी बेटी के साथ, ठीक है, महिला शिक्षा की योद्धा स्वयं बनी और पंडिता भी कहलाई। क्यों? उस टाइम में संस्कृत महिलाएं नहीं सीखती, नहीं पढ़ती, और वो उस समय में संस्कृत पढ़ी और सीखी, और संस्कृत के सीखने पढ़ने की वजह से कुछ किताबें भी थी संस्कृत की जो वो पढ़ी सीखी, इसलिए उनको नाम पड़ा पंडिता। पंडिता रमाबाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पंडिता रमाबाई जो थी वो ध्यान में रखिएगा कौन थी मालूम है? यहाँ पर उनके हस्बैंड का परिचय नहीं दिया गया है, मालूम है क्यों? क्योंकि स्त्रियों की अपनी पहचान की बात हो रही है, ठीक है ना। आपने नाम सुना होगा बड़ा अच्छा उनका नाम है महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे की वाइफ पंडिता रमाबाई। ये रियलिटी है, पुणे से थी। तो ये चीज़ है क्योंकि वह संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी और उस समय की औरतों के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी, इसलिए उनको टाइटल मिला था पंडिता का। फिर उन्होंने 1898 में पुणे के पास, ठीक है ना, खेड़ गांव में एक मिशनरीज स्कूल स्थापित की, जिसमें महिलाओं को नहीं, स्पेशली खासकर वो विधवा महिलाएं थी, गरीब स्त्रियां थी, उनको एजुकेशन देने के लिए की। तो पंडिता रमाबाई का एजुकेशन के फील्ड में बड़ा योगदान है। और उन्होंने छापाखाना चलाई, क्योंकि किताब छपेगा, छापाखाना होगा, तभी आगे बढ़ेंगे। फिर देखते हैं रमाबाई का मिशन आज भी सक्रिय है। ऐसी एक कहानी है बेटा आपका कि मतलब जो राम सुंदरी देवी थी उन्होंने भी अपनी किताब लिखी और लोगों तक, जन जन तक पहुंचाई। ऐसे ही है कि कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाता है तो मिट्टी सारा खोदने से लेके मिट्टी गूंथने और भी अन्य काम को लेके स्त्रियां करती हैं। इतना ही नहीं, जब कुम्हार उसको शेप अप कर देता है, पका देता है, तो उसके बाद भी उसको एक एक चीज़ को संभाल के रखना, सब कुछ करना स्त्रियां हैं। स्त्रियां उसकी हम सफ़र हर वक्त हर साथ है। पर कुम्हार जब कहते हैं तो दिमाग में मेल फिगर आता है, फीमेल आती नहीं है। जब किसान कहते हैं तो एक धोती कुर्ता वाला, पैजामा कुर्ता वाला, सफ़ेद खद्दर वाला आदमी सामने खड़ा होता है जो किसान दिखता है, लेकिन कोई औरत हमें नहीं दिखती किसान के तौर पे। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। अब अगले पॉइंट पर आइए। अब है जो सुंदरी देवी थी, उन्होंने जो किताब लिखी आमार जीवन। आमार जीवन मतलब हमारा जीवन, ठीक है। भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा है राम सुंदरी देवी के द्वारा आमार, ठीक है, आमार जीवन। याद रखिएगा, राम सुंदरी देवी बंगाल, ठीक है, पढ़ी लिखी महिला। अब उन्होंने एक आत्मकथा लिखी, यानी एक पुस्तक लिखी आमार जीवन, जो भारतीय इतिहास में किसी महिला की पहली आत्मकथा है, ठीक है। जमींदार परिवार की थी, गृहिणी थी। उस समय लोगों को विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो पति के लिए दुर्भाग्य लाती है, यानी ऐसे ऐसे विश्वास थे कि दुर्भाग्य लाएगी। बताइए कैसे? तो समझिए, पढ़ेगी लिखेगी तो वो अपने क्लास को ऊपर उठाएगी,
तो स्वाभाविक है पढ़ने लिखने में वक्त लगेगा। और फिर बड़ा लड़का चाहिए, बड़ा लड़का चाहिए, विद्वान भी होना चाहिए उस लड़की से ज़्यादा, क्योंकि जनरली हमारा एक थॉट है कि फीमेल जितनी एज की है लड़का उससे ज़्यादा एज का हो, जो एजुकेशन है उससे ज़्यादा एज का हो, जो इसकी हाइट है उससे ज़्यादा हाइट का हो, जो ये धन शक्ति वाला है उससे ज़्यादा धन शक्ति का हो, हर चीज़ सुपर। तो लड़की अगर जाएगी स्कूल और कॉलेज, उम्र हो जाएगी ऐसी कि जिसमें युवापन आ गया, टीन एज से बाहर निकल गई, तो सेक्सुअल रिलेशन बना लेगी, क्या होगा नहीं होगा, नए ज़माने में जाएगी। और अंग्रेज के समय में तो अंग्रेजी सीखेगी, अंग्रेज़दा हो जाएगी और फॉरेन लाइफ स्टाइल हो जाएगा, तो वो बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होगी, रिलेशंस बना लेगी, शादी विवाह के संबंध को उतना ध्यान नहीं देगी, तो मुश्किल हो जाएगी। हाल तक कहता था बेटा फॉरेन जाएगा तो हाथ से गया। आज तक गांव में कहावत है, जो बेटा प्रदेश गया देव पितर सबसे गया। जो बेटा प्रदेश चला गया, लोकल जो डाइटी होते हैं, देवी देवता, कुल देवता देवी, सबसे गया। यानी वो अपना रीति रिवाज, कला, संस्कृति, धर्म सब का त्याग कर देगा और शहरी हो जाएगा। हो ही रहा है, हो ही रहा है। तो ये सेंस था कि भाई ये दुर्भाग्य लेके आएगा। ये दुर्भाग्य नहीं, बदलाव है। और बदलाव हमेशा दुर्भाग्य नहीं होता। अभी लगता है कोरोना से ये दुर्भाग्य चल रहा है हम लोग का, लग रहा है, लेकिन बेटा इसी कोरोना के केचुली को फाड़ कर जब आपकी नई विचारधारा उभर कर आएगी, तो इतनी शांति आपको मिलेगी और इतना संतुष्टि और अपनी आत्मबल आएगा कि आप देखिएगा यही जो है फिर से आपके जीवन में नया बहार लाएगा। सवाल ये, तो ये कष्ट रात आती है तो घबराना नहीं है, सुबह होगी, वही है। अब आइए, एक कहानी उठाया गया है। तो उस समय जो है राम सुंदरी देवी 14 साल की थी, पढ़ना सीखना उनके मन में था, एक धार्मिक पांडुलिपि सोची कि मैं सीखूंगी, और चैतन्य के बारे में एक चैतन्य भागवत, चैतन्य की एक किताब थी, चैतन्य महाप्रभु भक्तन भागवत किताब थी। तो इनके पति ने जो किताब रखते अपने बेटे को कहा कि यहाँ मैं रख रहा हूँ, जब मैं बोलूँगा किताब लाने के लिए तो लाना। तो उसने क्या किया, वो उसमें से एक पन्ने फाड़ ली उस किताब में से और रख ली कि पढ़ने की कोशिश की, अक्षर मिलाने की कोशिश की। फिर वो लोग जो पढ़ते थे तो उसको ये सुनती थी, कान से, घर में काम करते हुए, किचन में काम करते हुए सुनती थी। फिर जब इनका बेटा पढ़ता था तो बेटा को देखते थे और वो घूंघट के नीचे ही पढ़ती थी। ये सब इसमें तो पूरी बात नहीं है, पढ़ती थी और धीरे धीरे वो सीख गई और एक दिन पता चला कि अच्छी खासी पढ़ लेती है। तो बेटा जिसके अंदर में जो है ललक आ जाए ना, तो जुनून पैदा हो ही जाएगा, वही चीज़ है। तो विपिन बेटे का नाम है, उसको चैतन्य भागवत से जो है बहुत कुछ सीख ली। और ताड़ के पत्तों पर बेटा भी लिखता था, ये भी लिखती थी। और इस तरह से राम सुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का जो है एक तरह से देखिए अवसर दिया। बिल्कुल बेटा, जब आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो बड़ी बड़ी किताब, अच्छी किताब कहाँ से पढ़ेंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो दुनिया को कैसे समझेंगे। तो ये चीज़ है। अब आइए, एक प्यारी सी कहावत है जो आपके बॉक्स में है, रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लैंड का उनका सपना। रुकैया सखावत हुसैन, या गौर से सुनिए। रुकैया सखावत हुसैन का जन्म देखते हैं बेटा, तो 1880 में इनका बर्थ है। 9 दिसंबर 1880 को पैदा हुई थी और इनका डेथ जो है 9 दिसंबर 1932 को है। कुल मिलाकर के ये 52 साल जिंदा रही, 52 ईयर्स। 1880 में पैदा हुई 9 दिसंबर को, मरी 1932 9 दिसंबर को। ठीक ऐसे ही 1 जुलाई को पैदा हुए थे कौन, जिनको आप जानते ही हैं, 1875 में, जिनका नाम था क्या कहते हैं वो, बिपिन चंद्र, ठीक है, बीसी रॉय, विधान चंद्र रॉय। और डेथ भी करते हैं 1 जुलाई को 1962 में शायद, वही तो 64 में विधान चंद्र रॉय। तो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय 1 जुलाई को मरे और 1 जुलाई को ही जन्म लिए। ये 9 दिसंबर को जन्म लेती है, 9 दिसंबर को मरती है, 52 साल रहती हैं। और देखिए, बेगम रुकैया सखावत हुसैन, ठीक है, ये राइटर भी थी और सोशल रिफॉर्मर भी थी। देखिए कैसे, तो देखते हैं। रुकैया सखावत हुसैन एक धनी परिवार की महिला थी जिसके पास बहुत जमीन जायदाद थी। उर्दू पढ़ना उनको आता था, बांग्ला और अंग्रेजी इन्होंने सीख ली।
रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन की सहायता से बांग्ला भी सीखी, इंग्लिश भी सीखी। 1905 में जब वह केवल 25 वर्ष की थी तो उन्होंने एक किताब लिखी, सुल्ताना का स्वप्न, यानी कि सुल्तानाज ड्रीम, सुल्ताना का स्वप्न, सुल्तानाज ड्रीम। उस टाइम में सुल्ताना नाम का मतलब होता था बोल्ड लेडी, बोल्ड लेडी यानी सुल्ताना, जैसे रजिया सुल्ताना थी ना, तो सुल्ताना। अब आइए हम देखते हैं, कहानी में सुल्ताना नाम की एक स्त्री है जो कल्पना करती है कि लेडी लैंड नाम का एक जगह है, राज्य है, जहां पहुंचती है। लेडी लैंड में एक ऐसा स्थान है, लेडी लैंड, लड़कियों का जहां रहना हो, लेडी लैंड में एक ऐसा स्थान है जहां पर महिलाएं बादलों में होने वाली वर्षा को रोकने का उपाय खोजती है। यानी बादल से जो वर्षा होती है उसको कैसे रोका जा सकता है, ये लेडी सब जो है उस पर रिसर्च कर रही है। आसमान में जो है गाड़ियां चला रही है, हवाई जहाज यानी कार उड़ा रही हैं, धरती पर कार चला रही हैं। ये सब 1905 में, याद रखिएगा 1905 में ये किताब है। अब देखते हैं, हवाई कारें चला रही हैं, बौद्धिक शक्ति से भरी हुई हैं और पुरुष एक अलग थलग स्थिति में भेज दिए जाते हैं लेडी लैंड में। सुल्ताना लेडी लैंड में अपनी बहन शाराह के साथ यात्रा पर जाती है, तभी उसकी आंखें खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वह तब केवल स्वप्न देख रही थी। देखिए ये कहानी लिखी गई है जो रुकैया सखावत हुसैन के मन में है कि स्त्रियों की भी अपनी अस्तित्व हो, पहचान हो, जो चाहे वो करे, तो एक स्वप्न रचती है। किताब एक ड्रीम की तरह दिखाती है, जिसमें दिखाती है कि इस तरह से, जैसे मुंशी प्रेमचंद्र की बात ही मालती और मेहता कहते हैं, और राय साहब भी, तो बड़ा मल्टी कैरेक्टर है। तो जो मेहता साहब है वो एक्चुअली जो जुबान है वो जुबान प्रेमचंद्र का है गोदान में। तो यहाँ पर भी देखते हैं, लेडी लैंड जो है एक देश जहाँ पे महिलाओं का वर्चस्व है, पुरुष को अलग थलग रखते हैं। जैसे आज महिलाओं को हम लोग अलग, आज तो नहीं उतना, पर एक समय में महिलाओं को अलग थलग, बस चार दीवारी के अंदर बंद रहो। आज तो हम सब लोग कोरोना में बंद हैं, पर चार दीवारी में अंदर बंद रहो और पुरुष अपने जीवन को जी ले ढंग से, और उसका मतलब वही है कि वो स्त्री पुरुष की अनुषंगी बनी रहे। वही दिखाया कि वहाँ पर पुरुष जो है अलग थलग है, महिलाएं सारे काम करती हैं, सारे के सारे चैलेंजेस महिलाएं लेती हैं, ये चीज़ें दिखाते हैं। तो जेंडर इक्वलिटी कमाल की चीज़ है। आप देखिएगा हॉलीवुड की पिक्चर, हमारे जो बॉलीवुड का पिक्चर है, इंडियन मूवी बॉलीवुड, उसमें हमारी महिलाएं जो है क्या काम करती हैं, पुरुष के लिए नृत्य करती हैं, तवायफ के तौर पे, गणिका के तौर पे, या आइटम गर्ल के तौर पे, पब में, बहुत सारी जगह हैं, होटल्स वगैरह में खूब डांस करती हैं, हमें खुश रखती हैं। हमारी जो गर्लफ्रेंड है वो भी डांस करती हैं हीरो के लिए, तोहफा 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 तोहफा, श्रीदेवी हो, जयप्रदा हो, जितेंद्र को खुश रखना है तो नृत्य करना है और अपने सौंदर्य से लगे रहना है। शायद वहीं से शक्ति मिलती होगी हीरो को, जो भी है। लेकिन यही चीज़ें जब सिमोन दी बुआ ने सेकंड सेक्स लिखी तो हॉलीवुड में चीज़ें बदल गई। हॉलीवुड में चीज़ें क्या बदली, तो बेटा बहुत सारी चीज़ें, वहाँ पर जो हीरोइन है फिल्म की वो हीरो के बराबर है और हीरो को सेव करती है, विलेन को वो मारती है, प्लेन वो उड़ाती है, फाइटर प्लेन। कभी देखा इंडिया के किसी फिल्म में फाइटर प्लेन महिला उड़ाती हुई? वो उड़ाती है, समझ में आई बात। तो एक फिल्म में जो है वो उड़ाई है, कोई फिल्म आई थी उसमें, पर चलिए वो फिल्म थी, थोड़ा ध्यान नहीं, लेकिन एक फिल्म में तो वो महिलाएं वहाँ पर बिल्कुल सारा काम करती हैं, दुश्मनों से लड़ना, तोप चलाना, टैंक चलाना, खतरों से खेलना, बाघ से लड़ना, वॉरियर है, तलवारबाज है, शूटर है, सारे काम करती है। और बेड रिलेशन में भी हैंडल वही करती है, ड्राइव करती है। ये चीज़ें यहाँ पर नहीं दिखाएगा, वही दिखा रहा है कि नो, आई वॉन्ट टू माई बेड रिलेशन इन माई स्टाइल। तो यहाँ तक वहाँ पर जो है नारीवाद आगे बढ़ गया, जेंडर इक्वलिटी आगे बढ़ गया, मैं क्यों नहीं, दिस इज द रियलिटी। तो बहुत कुछ बदल गया बेटा, हमारे यहाँ भी बदलता है, बहुत स्लोली स्लोली, यहाँ पे हर चीज बहुत हौले हौले चलता है। चलिए अब आइए, तो देखा आपने, अब जहाज और कारें चला रही हैं, इसका मतलब क्या, 1910 में कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोली जो आज भी कार्यरत है। तो ये हमारी है सुल्ताना जो है लेडी लैंड। तो ये याद रखिएगा, रुकैया सखावत हुसैन
ने एक किताब लिखी 1905 में, लेडी लैंड, मतलब सॉरी, उसमें एक लेडी लैंड जगह है जिसमें ड्रीम्स है, तो सुल्तानाज ड्रीम, ये चीज़ है। एंड फाइनली देखा जाए तो सब लड़कों की श्रेणी की तुलना में यहाँ पे दिखा रहा है बेटा कि जितने भी बच्चे स्कूल जाते हैं, उन स्कूल जाने के क्रम में लड़कियां सबसे ज्यादा स्कूल छोड़ देती हैं। वो महीने, मतलब पूरे वर्ष में 3 ही महीने स्कूल जाती हैं। रीजन कई है। दलित बच्चे जो हैं, जो गरीब के बच्चे हैं, वो भी स्कूल बहुत त्यागते हैं, 3 से 4 महीने में छोड़ देते हैं। कहने का मतलब है 80% लोग स्कूल, 80% लोग स्कूल छोड़ देते हैं 3, 4, 5, 6 महीने करते करते। कुछ ही लोग जो हैं कंटिन्यू रहते हैं। इसके पीछे देखा गया भूख, गरीबी, अनअवेयरनेस, लड़कियों की माहवारी, वो भी एक बड़ी समस्या थी। आज हम नीली गोली बांट रहे हैं, खाना उनको खिला रहे हैं, कपड़े लत्ते दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, लैपटॉप, टैब, जहाँ जो संभव होता है, और हम सेंट्री पैड भी वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बिटिया, हमारी बहन, हमारे बच्चे या हमारे जो समाज के लोग हैं कमजोर ना समझे, कहीं उनको इन्फेरिटी फील ना हो। ये चीज़ है तो मायने रखता है। तो जो ड्रॉपिंग आउट का रेट था बहुत ज़्यादा था, अब बहुत गिर गया है ये सब चलाने से। तो ये चीज़ है जेंडर इक्वालिटी के ख्याल से। पहले इतना तो हमारी और आपकी अंडरस्टैंडिंग है बेटा कि पहले, आज से करीब 20 साल पहले, गांव में सैनिटरी पैड आप सोच नहीं सकते, पुराने जमाने से अपना जो हिसाब। और अगर स्कूल का वक्त आए तो 1 सप्ताह स्त्रियां स्कूल नहीं जाएगी, बाल नहीं धोएगी, अलग थलग सबसे रहेगी, आचार नहीं छुएगी, पूजा नहीं करेगी, तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ेगी, भगवान को प्रेयर नहीं करेगी। हम जानते हैं स्वच्छता के ख्याल से बड़ी अच्छी बात है, हाइजीन रखा जाता था, ठीक है, क्वारंटाइन में चली जाती थी, रियल में क्वारंटाइन में जाती थी। पर आज बेटा जब हम साफ, सब मामला समझ के सब साफ सफाई का है, सही बात है, दिक्कत होती थी क्योंकि उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज हमारी सैनिटरी पैड बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजी है, और हमारी और आपकी सबकी अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि मेरी ही तो बेटी है, मेरी तो बहन है, मेरी तो वाइफ है। मेरा बेटा 11, 11.5 साल का है, बड़ा वाला, और उसे हम एक एक चीज़ समझाते हैं ताकि वो अच्छा मनुष्य बने। क्योंकि घर में बेटी तो है नहीं, दोनों बेटा है, तो उसे माँ है तो समझाना तो पड़ेगा ना कि स्त्री क्या होती है, बहन क्या होती है, बेटी क्या होती है, माँ क्या होती है, तो उसको समझाएंगे। स्त्री के सिम्टम्स क्या हैं, मेल के सिम्टम्स क्या हैं, तो समझाना पड़ेगा। और आज से ही हम समझाते हैं उसको, करीब 6 महीने पहले से उसको ट्रेन करना हम शुरू कर दिया, स्टेप बाय स्टेप, अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू डोज। तो ये चीज़ें होती है, तो ये मायने रखता है बेटा। तो याद रखने की चीज़ है, महिला आंदोलन पूरी दुनिया में चला। हम देखते हैं सुधार के लिए वो जुलूस निकालती हैं, हिंसा पर उतारू भी हो जाती हैं। लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर हुई है पहले से, मैं ये मान के चलता हूँ। आज देखिए ना, सैनिटरी पैड बांटा, नीली गोली दिया, ठीक है, लाडली योजना चला रहे हैं, नियर बाई स्कूल में भेज रहे हैं, तो ऐसे ठीक से मॉडल ग्राउंड पर बहुत सारे काम कर रहे हैं, पूरी सिक्योरिटी सुरक्षा दे रहे हैं। तो ऐसे तमाम चीज़ों में हम लगे हुए हैं। इसके बावजूद जरा देखिए कुछ अभियान है, उसको समझना होगा। अब घर के अंदर में महिलाओं को लेकर के हिंसा होती थी, तो हमने जो है उसको भी स्टॉप करने की कोशिश की। कैसे? तो घरेलू हिंसा जो होती है, डोमेस्टिक वायलेंस, इसमें स्त्रियां कमजोर होने की वजह से पिसती हैं और धैर्य धारण करती हैं, सब ठीक हो जाएगा। एक पिक्चर तो आई थी बेटा, थप्पड़। हालांकि थप्पड़ का जो थीम है वो मुझे पसंद आया, थप्पड़ का जो थीम है पसंद आया, लेकिन थप्पड़ में जो जिस सर्कमस्टांसेस मारा, बस हीरो को एक बार माफी मांगनी चाहिए, नहीं सबके सामने तो कम से कम अपनी बीवी के सामने उसे माफी मांगनी ही चाहिए। थप्पड़ उठ गया ठीक है, पर माफी मांग लेने से और बड़ा हो जाता, सबके सामने मान लेता तो पूरी स्त्री जाति का सम्मान कर देता। वो सिर्फ अपनी बीवी के सामने नहीं माफी मांग रहा था, अगर मांगता तो वो उसकी माँ के सामने भी, अपनी मौसी के सामने भी, चाची के सामने, मतलब पूरे समाज की स्त्रियों का सम्मान करता कि आप मेरे बराबर ही है, गलती हमसे हो गई, नहीं कम से कम तो प्रेम किया था तो घर के अंदर जाके माफी मांग लेता।
और माफी नहीं मांगना, ईगो, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ पिक्चर। ये चीज, यही एक चीज को दिखाया है। माफी मांग लेता तो ठीक, पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। माफी नहीं मांगा तो पिक्चर बनाने की जरूरत पड़ गई। कहने का मतलब ये है कि घरेलू हिंसा में स्त्रियां कमजोर पड़ती हैं, पिटती हैं। वो स्त्री मान मर्यादा इतना निभाने में वो हाथ नहीं छोड़ पाती, उचित नहीं समझती, क्योंकि हमने सदियों से उसे कहा है, तुम स्त्री हो, हर स्थिति में तुम संभालोगी, जोड़ोगी, तोड़ोगी नहीं, सहोगी, प्रताड़ित होगी, परिवारजित होगी। तुम प्रेरणा स्रोत हो, तुम बुद्ध हो, तुम महात्मा हो, तुम देवी हो, सावित्री हो, शक्ति हो। तुम एग्रेसिव नहीं हो सकती। यही वजह है। और सभ्यता में देखते हैं बेटा, पिछड़ वही जाता है जो शरीर से कमजोर होता है या फिर सहन शक्ति वाला होता है। खैर, तो भेदभाव को खत्म करने के लिए 2006 में हमने एक कानून बनाया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अगेंस्ट वुमेन, यानी महिलाओं के विरुद्ध जो घरेलू अत्याचार होते हैं, प्रताड़ना होते हैं, मारपीट होती है, उसके लिए हमने एक कानून बनाया है। फिर हमने 1997 में विशाखा एक्ट बनाया यौन प्रताड़ना को लेकर। एक्चुअली विशाखा नाम की एक लड़की थी और वो किसी प्राइवेट एजेंसी में काम करती थी। उसका जो बॉस था, उसके ऊपर का जो बॉस, वो अक्सर उसे गलत तरीके से छूता था। और अक्सर जब वो आती थी तो वो ऐसे एडल्ट मैगजीन हाथ में लिए रहता था जिसकी तस्वीर देख के स्त्रियां समा सकती है। प्रोफेशनल पब्लिक प्लेस पर इस तरह से आप इंडिकेट कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं उसे सेक्सुअली आप एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं और कर रहे हैं। स्त्री के गरिमा को, मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। स्त्री से लज्जित महसूस करती है। ये चीजें थी। और भी कुछ हुआ तो इन सब को लेकर एक आंदोलन बना और विशाखा के नाम पर, हमारे भारत जैसे निर्भया के नाम पे, तो विशाखा के नाम पे एक कानून बना, विशाखा एक्ट। यानी पब्लिक प्लेस पर, यानी ऑफिस में, कहीं भी पब्लिक प्लेस पर या किसी भी सरकारी प्राइवेट ऑफिस में अगर लड़की कोई कर्मचारी है तो उसके साथ पूरा मैनुअल है कैसे बिहेव करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं। अब विशाखा एक्ट है आपको, फीमेल को प्रोटेक्ट करने के बेटा, और हमें सबक सिखाने के लिए। अब आइए, 1980 के दशक में देश भर में महिला संगठनों ने दहेज और हत्या के खिलाफ, दहेज के नाम पर कई हत्याएं हुई। सही है। मैं जब उस जमाने में पेपर पढ़ता था ना, 80 से लेकर 82, 84, 85, 86, 89, 90 तक, बस स्टोव फट गया तो सिलेंडर फट गया तो ये जल गया। तो पहले स्टोव था, पहले का सिलेंडर था, स्टोव फट जाता था, कुछ ज्यादा ही फट जाता था और उसी में झुलस गई। दहेज की लोभी का ये हाल था। एक्चुअली भारत बदल रहा था, मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ रहा था, नए नए बाइक्स कार सिस्टम आ गए थे। अब सबको मारुति का 800 कार चाहिए, हीरो होंडा बाइक चाहिए, बजाज का स्कूटी चाहिए। समझ रहे हैं हमारी बात? घर में बड़ा टेलीविज़न, मतलब टेलीविज़न चाहिए, और नेशनल पैनासोनिक का टेप रिकॉर्डर चाहिए। ये सब जो बदलाव आ रहा था और एक दूसरे को देख करके कि हमारे पास भी होनी चाहिए, ये खुद नहीं कर सकते तो ससुर दे देगा, तो दहेज में ये सब डिमांड होने लगे। जब नहीं दिया तो बाद में प्रताड़ना होने लगी। तो अजीब सी दशा थी देश की। पत्नी को तो हम अपना अर्धांगिनी समझते ही नहीं, अपने अंगों का आधा मालकिन, या हम ही उसके। आज भी देखिए, मैंने एक ऐड बनाया है, बच्चों के लिए ऐड बनाया है ऑनलाइन के लिए, उसमें यही कहा कि आप सुनील सर को कनेक्ट करिए, प्लीज यू कनेक्ट मी। ये मैंने कहा, ये नहीं कि कनेक्ट विद सुनील सर, ये अहंकार है, कनेक्ट विद सुनील सर नहीं, कनेक्ट टू सुनील सर विद यू, ये मैंने लिखा है। यही फर्क है। हम जानते हैं मेरा एग्जिस्टेंस, मेरा मेरा सर्वाइवलेंस डिपेंड अपॉन यू, रियलिटी है। अब आइए, और आपका फ्यूचर में हम लोग थोड़े थोड़े सहभागी है, हम जैसे कई टीचर मिल करके, गार्जियन वगैरह सब। चलिए, तो ये चीजें दहेजों के लिए बहुत होता, दहेज के लिए बहुत सारी चीजें चलती, जागरूकता अभियान बढ़ाया गया, विरोध करने की परिपाटी आई और सबका उल्लंघन होता था, कानून का विरोध करने का यही तरीका था।
अब है बंधुत्व व्यक्त करना। बंधुत्व व्यक्त करना मतलब क्या होता है बेटा? जब एक लोग निर्भया को लेकर के कैंडल जलाने इंडिया गेट जाते हैं तो हजारों लोग पहुंचते हैं। यूनिटी, बंधुत्व, भाईचारा। और बेटा हम नहीं पहुंच पाते तो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर अपने डीपी में, अपने स्टेटस में कैंडल जलाते हैं। वी आर विथ यू। आई एम नॉट फिजिकली विथ यू बट माई मेंटल स्टेटस इज टोटली विथ यू। आई एम सपोर्टिंग यू। ये बंधुत्व है। तो बंधुत्व देखना है तो हांगकांग में देखिए येलो मूवमेंट, येलो अम्ब्रेला मूवमेंट का। और अभी भी देखिए हांगकांग, ये मूवमेंट मायने रखता है। अब आगे आइए। तो बेटा इस चैप्टर में जो सिस्टम है उसमें ये है रूढ़िवादी धारणाएं। बेटा रूढ़िवादी धारणाएं क्या होती है? ऐसा कोई भी कार्य, विचार, कला, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज जो एक मनुष्य के तौर पर हमें विकसित होने से रोक दे, उसे रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा, हमारा बेटा बेटी है, 2 साल की है, टॉयलेट कर दी। समझ के काम किसका होगा? पत्नी करेगी, महिलाएं करेंगी। हस्बैंड है, मोबाइल पे लगा है, लेकिन महिलाएं सुनती हो, बेबी ने टॉयलेट कर दिया, जाओ। बहुत रेयर ही होंगे मेल जो खुद मोबाइल रख दे और जाके बिटिया का टॉयलेट साफ कर दे, धुला दे। वेरी रेयर। समझ में आई बात? तो ये रूढ़ धारणा बना लेते हैं हर चीज का। नहीं बनाना चाहिए, मायने रखता है। ठीक है, अब आइए। तो रूढ़ धारणा है। फिर है आपका भेदभाव। भेदभाव क्या होता है? ऐसा कोई भी व्यवहार जो लोगों के बीच में आप अलग अलग तरीके से करते हैं तो उसे भेदभाव कहते हैं। हमारे घर 4 लोग आए और चारों को एक ही प्याले में दिया चाय पीने, तो अच्छी बात है। पर पता चला उसमें एक दलित जाति के, उनका कप बदल दिया, तो ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, मायने रखता है। ये भेदभाव है, भारत में होता रहा, हर जगह होता है, पर होने नहीं देना है, गलत है, चेंज करना है। अगला एक शब्द है बेटा उल्लंघन। जबरदस्ती जब कोई कानून को तोड़ता है, कानून नहीं मानता है, तो उसे कानून का उल्लंघन कहते हैं। कानून के अकॉर्डिंग जो नहीं चलता, वो कानून का उल्लंघन कर रहे होता है, उन्हें पनिशमेंट दिया जाता है। फिर एक है यौन प्रताड़ना। यौन प्रताड़ना क्या होता है? जब किसी महिला के, लड़की के इच्छा के विरुद्ध हम उससे यौनाचार के लिए प्रवृत्त कर दें, यौनाचार करें, यौन सुख के लिए बाधित कर दें, कहीं ना कहीं किसी तरह से उसकी शरीर की चेष्टाओं के संदर्भ में दिखाता है, तो ये यौनाचार, या आप इसे कहते हैं यौन प्रताड़ना कहते हैं। सेक्सुअली एब्यूज, इसी को कहते हैं सेक्सुअली असॉल्ट, सेक्सुअली एब्यूज, यौन प्रताड़ना, जो गलत है। बेटा एक रिपोर्ट जो हमारा नेशनल क्राइम ब्यूरो है, ठीक है, नेशनल क्राइम ब्यूरो, वो पूरे इंडिया का क्राइम रिकॉर्ड करती है। तो जो हमारे छोटे लड़कियां होती है, बेबी, 5, 7, 7, 8, 10, 10, 12 साल तक की जो लड़कियां होती हैं, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट हो जाती हैं। और 80% एक्सप्लॉइट जो किया जाता है वो अपने लोग होते हैं। दादा हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, बाप भी कभी कभी होता है, बात समझ आई? भाई हो सकते, रिश्तेदार हो सकते हैं, मामा, जीजा, इधर उधर के लोग हो सकते हैं। ये सब हो सकते हैं और होते हैं। दूर दराज के रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं। ये रियलिटी है, समझ आई? सांप बच्चे को जन्म देते हैं, सांप ही खा लेता है। बाघ को जब भूख लगता है तो अपने ही बच्चे को निगल लेता है। समझ आ रही है हमारी बात? और ये तो आप लोग केस सुनते होंगे, फेसबुक पे देखते होंगे, मैगजीन में पढ़ते हो। ये रियलिटी। यौन प्रताड़ना ये अच्छे के लिए है, पॉजिटिव के लिए है, और इसको आप इस तरह से देखें तो ये घृणित अपराध है। ठीक है, तो चलिए, इस तरह से आपने बेटा चैप्टर देख लिया। अब इकाई 4 है हमारे पास,
और इकाई 5 है। इकाई 4 और इकाई 5 में दो दो जो हैं चैप्टर है, और इसे कल हम 2 चैप्टर करेंगे और परसों फिर 2 चैप्टर करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, कल 2 चैप्टर, परसों 2 चैप्टर। तो कल 2 चैप्टर करेंगे और परसों परसों 2 चैप्टर करेंगे, बुधवार को ये खत्म हो जाएगा बेटा। तो थर्सडे को हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आज चूंकि इतना ही सही, तो इतना ही रख लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। तो आज ये आपका हो गया, ठीक है। अगले चैप्टर पे नहीं चलिए। अच्छा, मैंने आप जो भी लोग हैं जो ऑनलाइन, जो आपका व्हाट्सअप का जो बनाया हुआ है हमने ग्रुप ऑनलाइन बच्चों का, वहाँ पर बेटा मैंने हिस्ट्री का, एंशिएंट इंडिया पूरा, और पॉलिटिकल साइंस का नोट पीडीएफ भेजा है, और करंट अफेयर्स तो भेजा ही है। आप सभी लोग उसे पिक कर लीजिए और प्रिंट करा के रख लीजिए, काम आएगा। हम जानते हैं सब लोग आप जीएस फाउंडेशन में एडमिशन नहीं लिए हैं, फिर भी आप पीडीएफ ले लीजिए बेटा, पढ़ लीजिए। शिक्षा है बेटा, ग्रहण कर लीजिए, ठीक है। और फिर हम कल मिलते हैं अगला चैप्टर इकाई 4 का। हम विज्ञापन का, संचार माध्यम का, कम्युनिकेशन के ऊपर पढ़ेंगे। कल पूरा विज्ञापन पे होगा, बाजार पे होगा, बाजार की समझ में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।